अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 का सेकंड चैप्टर जो जो है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें डेफिनेशंस थी, वो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। जब तक वो नहीं समझ आएंगे तब तक ये नहीं समझ आएगा। ठीक हो गया। आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ऐसे जैसे कि इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। इसके अंदर अब हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत ईजी है, तो एक दफ़ा गुजार लें नज़र से, अच्छी बात है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो प्रोसीजर देखेंगे कि क्या है इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद पावर देखेंगे किस किस किस्म की हैं उसके पास। उसके बाद देखेंगे कि वो उसका कंप्लेंट का क्या सिस्टम है, किस तरह कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका एक्शन प्लान क्या होता है। और एंड पे हम देखेंगे कि उसकी जो है फ़ाइनल रिपोर्ट कैसी होती है। ठीक हो गया। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी इसकी प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। तो सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस अपनी दिखाने के लिए, अपनी फंक्शन करने के लिए और ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने के लिए। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ तो हैं ना कि उसने इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उसके लिए उसे अपना काम करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी पड़ेंगे। उसके बाद जो भी पावर्स हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो यूज़ करने के लिए कोई तरीकाकार होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन खुद अपना प्रोसीजर डिसाइड करेगी कि उसने कैसे चलना है। ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो कमीशन है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, मे एक्सरसाइज इट्स पावर एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इवन इफ द ऑफिस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमीशन इज़ वैकेंट। अच्छा, इस सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करता रहेगा, चाहे कोई बंदा अपने ऑफिस में हो या ना हो सकता है इलेक्शन कमीशन का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर छुट्टी पे हो या उसकी सीट ही खाली हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फ़ैसले करेगा और अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगा, चाहे कोई सीट वैकेंट ही क्यों ना हो या कोई बंदा बिज़ी ही क्यों ना हो। ठीक हो गया, छुट्टी पे गया हो, जो भी हो। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि और जो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन होंगे ना वो होंगे मेजॉरिटी पे। मतलब इलेक्शन कमीशन के ज़्यादातर मेंबर्स जिस हक़ में होंगे ना वो फ़ैसला लिया जाएगा कमीशन की तरफ से। ठीक हो गया। अब कमीशन को कोई और तो कहेगा नहीं कि अब आपने कैसा फ़ैसला लेना है, तो उसके अपने मेंबर्स ये डिसाइड करेंगे मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जिस तरफ ज़्यादा झुकाव होगा मेजॉरिटी का वो चीज़ मानी जाएगी। आगे है जी कि उसका थर्ड पॉइंट है, प्रोसीजर का थर्ड पॉइंट है कि ऐसा मैटर जिसमें जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब देखें, इलेक्शन कमीशन जो है ना उसमें ये तीन पॉइंट्स देखें ज़रा, ये दो पॉइंट्स। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास चार बंदों का कमीशन है, तो कमीशन में चार लोग जो हैं उनका बेंच बना हुआ है। तो वो कहते हैं कोई कोई चीज़ डिसाइड करनी थी, कमेटी में चार लोग हैं, दो एक तरफ हो जाते हैं, दो एक तरफ हो जाते हैं, फिर तो मेजॉरिटी ना रही। हमने कहा हम मेजॉरिटी से फ़ैसला करेंगे। अगर तीन लोगों का था और तीनों की अलग अलग राय है तो फिर भी मेजॉरिटी ना हुई, तो उस सिलसिले में क्या होगा, अगर इस तरह की बात होगी ना तो क्या होगा, मैटर शैल बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन बिफोर द फुल कमीशन। फिर फुल कमीशन के आगे जो है वो सारे मेंबर्स, मतलब कमीशन के सारे मेंबर्स के आगे फिर वो मामला रखा जाएगा अगर उनके बेंच में से ये ना डिसाइड हो सका। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये तीन पॉइंट्स कहते हैं। सबसे पहले ये कि प्रोसीजर ऑफ द कमीशन क्या होगा। तो प्रोसीजर उसका ये होगा, तरीकाकार क्या होगा कि वो अपना काम कैसे करेगा, ये वो खुद ही डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चाहे कोई बंदा अपने ऑफिस में हो ना हो, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा और मेजॉरिटी से फ़ैसले होंगे। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि अगर किसी में डिसीजन मेकिंग चाहिए किसी उस पे मामले में, और ओपिनियन जो है वो मेंबर्स का उसके डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट या तो चार मेंबर हो, दो डिवाइड हो जाए, या तीन मेंबर हो, तीनों की अलग अलग राय हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मैटर शैल बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन बिफोर द फुल कमीशन। और एक जगह पे इन्होंने लिखा हुआ था कि मेंबर ऑफ द कमीशन, हाँ जी ये देखें, ये वो कह रहा है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि टर्म मेंबर ऑफ द कमीशन के सब मेंबर ऑफ द कमीशन के रखा जाएगा, उसके अंदर कमिश्नर खुद भी होगा। ठीक है, सारे मेंबर्स और कमिश्नर फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है, फिर उन सबका मेजॉरिटी से फैसला लेंगे। ठीक है, आगे हम पावर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं प्रोसीजर आपने देख लिया ऊपर किस तरह होगा। आगे पावर्स की बात करें तो पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब वो कहता है कि इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि कमीशन ने जाहिर सी बात है अपना काम करना है। अब उसने इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो उसकी फंक्शनल ड्यूटीज़ तो हैं। तो उसने जब इतने मुश्किल काम करना है तो उसके पास कोई पावर भी होनी चाहिए। और पावर किस तरह की होनी चाहिए कि वो डायरेक्शंस दे सके, ऑर्डर्स दे सके जो भी नेसेसरी हों, ताकि सारे काम स्मूथली चल सकें। ठीक हो गया। और हर तरह के, मतलब ये इन्होंने नीचे जाके एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंक्लूडिंग एन ऑर्डर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसने डायरेक्शन दे देने किस तरह होना चाहिए, ये ऑर्डर भी हो सकता है। किस किस्म का ऑर्डर भी हो सकता है कि किसी ने अगर कोई पिटीशन दायर की है
इलेक्शन कमीशन में, तो उसको चाहिए कि वो उससे रिलेटेड किसी बंदे को बुलाना भी है ना, तो वो उसको बुलाए। मतलब उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी बंदे को बुला सके, किसी प्रोडक्शन किसी ऑर्डर किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब अगर उसे कोई किसी किस्म के कागजात की ज़रूरत है तो वो मंगवा सके, या ख़ुद जनरेट करवा सके, या किसी बंदे को बुला सके अगर उसने कोई कार्रवाई करनी है। तो इतनी पावर होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास। आगे है कि एनी सच डायरेक्शन और ऑर्डर शेल बी, हाँ जी, वो कह रहा है कि कितनी पावर होनी चाहिए। इतनी पावर तो हमने कह दिया, लेकिन कोई पैमाना तो होना चाहिए। उसने कहा कि ये ऑर्डर बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह हाई कोर्ट ने इशू किया है ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट की बड़ी वो होती है ना कि कोर्ट ने बुला लिया या अदालत ने बुला लिया, तो जिस तरह कोर्ट बुलाता है इसी तरह इलेक्शन कमीशन की भी पावर है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है, वो कहता है कि एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट shall be such authority in such a manner the commission may direct। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, इस एक्ट को मतलब वो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह की जो प्रोविजंस हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो कहता है कि जैसे मतलब अगर कोई भी इस तरह का मामला आ जाता है जो पहले कभी पेश नहीं आया, तो फिर अब नई सिचुएशन है तो क्या करेंगे, सच अथॉरिटी में कमीशन जो है वो ख़ुद डिसाइड करेगा कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक हो गया। कि मतलब आप इसको इस तरह समझ लें कि कोई भी इस तरह का मामला आया है जो पहले जिससे रिलेटेड जो है प्रोविजंस और सफिशिएंट प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब पहले उस तरह का मामला नहीं हुआ, तो फिर कमीशन की बात मानी जाएगी। कमीशन जो कहेगा वो मान लेंगे, इतनी पावर होती है उसके पास डायरेक्शंस देने के मामले में, ठीक है। फिर आगे का पॉइंट है असिस्टेंस टू कमीशन। अब वो कहता है जी कमीशन के कंधों में बहुत बड़ा काम होता है, जिम्मेदारी होती है, तो फिर असिस्टेंस की तो उससे ज़रूरत होती है, मदद के बगैर तो कमीशन काम नहीं कर सकता। तो पहले तो वो कहता है कि पहले तो पॉइंट में तो वो ये क्लियर करता है कि एनी पर्सन और अथॉरिटी टू परफॉर्म सच फंक्शंस और रेंडर सच असिस्टेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। हाँ जी, पहले वो कहता है कि रिक्वायर है, असिस्टेंस रिक्वायर है, पहले पॉइंट में ये कमिश्नर को भी और कमीशन को भी, ठीक है। कमिश्नर जो है कमीशन का हेड है, तो कमिश्नर को भी असिस्टेंस चाहिए, कमीशन को भी चाहिए। अगले पॉइंट में वो कहता है कि ड्यूटी जो है सब एग्जेक्टिव अथॉरिटी की फेडरेशन में और प्रोविंसेस में कमिश्नर एट द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन में बी रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ द। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरेशन उसको कहेंगे हम, वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंसेस हैं, तो उन दोनों में हमें जो है वो असिस्टेंस चाहिए। किसको चाहिए, कमिश्नर को एंड द कमीशन को। फिर वही पॉइंट है, बस ऊपर उन्होंने कहा था कि चाहिए, नीचे उन्होंने गवर्नमेंट्स भी साथ लिख दिए कि फेडरेशन में भी चाहिए और प्रोविंसेस में भी चाहिए। क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए जी, मदद चाहिए, मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, कि कमीशन अपना काम स्मूथली कर सके। आगे हमारे पास पॉइंट है द फेडरल गवर्नमेंट एंड द ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल टू द कमीशन सच स्टाफ। अच्छा जी, अब असिस्टेंस फरिश्तों ने या जिन्नात ने तो नहीं करनी, तो क्या करना है, स्टाफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सच स्टाफ कौन देगा, स्टाफ हमें देगा कौन, वो देगी जी हमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगेन फजूल बात। अच्छा जी, आगे हमारे पास बात है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमीशन डिसाइडेड टू यूटिलाइज द सर्विंग। हाँ जी, अब वो उन्होंने कहा है कि ऊपर आपने कहा ना कि उसे स्टाफ चाहिए, कौन स्टाफ देगा, फेडरल गवर्नमेंट देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी। कुछ लीगल मैटर्स होते हैं, उन लीगल मैटर्स में क्या होगा, उन्होंने कहा है कि हत्ता के अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसर्न करना पड़े ना, उसकी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े उससे, तो वो कंसल्ट किया जा सकता है। मतलब सर्विंग जुडिशल ऑफिसर्स और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट भी जो है वो मदद करेंगे, किसकी मदद करेंगे, इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। आगे पॉइंट है कि आफ्टर द इलेक्शन प्रोग्राम हैज़ बीन इशूड एंड टिल द पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स इन द ऑफिशियल गेजेट एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी। हाँ जी, इसमें यह है कि ऊपर हम स्टाफ की बात कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट में वो कहता है कि ये जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, इलेक्शन प्रोग्राम ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो भी इलेक्शन कमीशन का वो होता है प्रोग्राम होता है, उसने कहा है कि वो इशू होता है 4 महीने पहले, ठीक है। ये 4 महीने पहले बन जाना चाहिए वो ना, तो वो कहते हैं जब से ये इशू हुआ हो उससे लेके पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। रिटर्न कैंडिडेट वो होता है जो मेंबर बन जाता है, मतलब ये कि सारा प्रोसेस ख़त्म हो भी जाए, रिटर्न कैंडिडेट फाइनल हो भी जाए और ऑफिशियल गज़ेट में उसका नाम आ भी जाए, ऑफिशियल गज़ेट में नाम आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि मेंबर फाइनल हो गया, ठीक है। एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी शैल नॉट पोस्ट और ट्रांसफ़र एनी ऑफिशियल। अब वो कहता है कि देखिए हम कोई बंदा है जो इलेक्शन के प्रोसेस से अटैच है, इलेक्शन ऑफिसर है,
वो एक जगह पे इलेक्शन हो रहा था, वो इलेक्शन अभी बीच में आपने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, या आपने उसकी जो है वो उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी, ट्रांसफ़र कर दिया, या आपने उसे हटा दिया ओहदे से, कुछ भी किया। तो ये सब कुछ आप नहीं कर सकते जब तक आपको इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ना हो, और जब तक आपको इलेक्शन कमीशन को आप एतमाद में ना ले लें। ठीक है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि कोई इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन एजेंट है तो आप, इलेक्शन एजेंट कह रही हूँ, इलेक्शन ऑफिसर है तो आपने क्या किया जी, उसको तबादला शबादला कर दिया, तो फिर उससे जो है वो रखना पड़ सकता है सिस्टम में। तो इस तरह आपको करने की परमिशन नहीं है। ये असिस्टेंस का लास्ट पॉइंट था। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जो डेलीगेशन ऑफ पावर। अब ऊपर हमने बात की कि कमीशन के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है। ठीक है, अब वो कहता है कि मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर कैसे होगी, मतलब ये पावर आगे डिवाइड कैसे होगी। इलेक्शन कमीशन कमीशन तो खुद एक सिंबल है ना, तो वो किस तरह कर सकता है अपनी पावर को एग्जीक्यूट, तो वो कमिश्नर के थ्रू करता है। ठीक है, कमिश्नर जो है वो आगे लोगों के थ्रू करता है। तो अब ये किस तरह काम चलता है, वही चलता है कि सॉरी, वो कहता है कि ये क्या होता है कि कमीशन जो है ना, वो कमिश्नर और अपने मेंबर्स के थ्रू जो है ना, वो अपनी पावर को यूटिलाइज़ करता है। मतलब अपनी पावर को किस तरह एक्सरसाइज करता है, अपने कमिश्नर के थ्रू और कमीशन मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो कमिश्नर है ना, सेकंड पॉइंट है कि जो कमिश्नर है ना, वो किस तरह पावर यूटिलाइज़ कर सकता है, मतलब उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, उसका मुजाहिरा क्या होगा कि पावर इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी। वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ रखता है, वो अपना स्टाफ रखता है, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा जाएगा उस स्टाफ को वो डिसाइड करता है, बेशक अकॉर्डिंग टू रूल्स करता है, लेकिन वो ही करता है। ठीक है, आगे वो कहता है कि थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि द कमिश्नर शेल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस। अब वो जो ऊपर बात की गई थी ना कि मेजॉरिटी से फैसला होगा, तो वहाँ पे था कि बेंच होगा, 3 का हुआ तो क्या होगा, 4 का हुआ तो वो होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि 3-4 का बेंच होगा, ये कमिश्नर डिसाइड करता है। ठीक है, अब वो कहता है चौथे पॉइंट में वो कहता है कि जो डिसीजन ऑफ द बेंच होगा, अब देखें कमीशन के पास पावर थी वो कमिश्नर ने यूज़ की, अब कमिश्नर ने पावर आगे दे दी बेंच को। अब वो कहता है कि जो बेंच होता है ना, उसका जो फैसला होगा ना, वो होगा कमीशन का फैसला। ठीक है, एक तरह से कमीशन ने पावर दी कमिश्नर को, कमिश्नर ने आगे पावर दे दी बेंच को। तो कहते हैं बेंच का जो फैसला होगा ना, वो किसका फ़ैसला होगा, वो कमीशन का फ़ैसला होगा। और अगर मेजॉरिटी नहीं आती तो फिर अगेन वही होगा कि क्या होगा, कमीशन के आगे, पूरे कमीशन के आगे, ये जो देखें प्लेस्ड बिफोर द फुल कमीशन, फिर फुल कमीशन के आगे डिसीजन के लिए मैटर चला जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है पावर टू रिक्वेजिशन प्रॉपर्टी। अब देखें जी, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उठ के कहीं भी जाएंगे, किसी भी हलके में जाएंगे, तो इतनी गाड़ियाँ तो उनके पास होंगी नहीं कि वो अपनी गाड़ियाँ लेके जाएं। तो अब वो कहते हैं कि रिक्वेजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो वो प्रोवाइड की जाएगी। वो प्रोवाइड कौन करेगी, यहाँ पर उन्होंने डिफ़ाइन किया कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर DC, पॉलिटिकल एजेंट, जो उनका पॉलिटिकल एजेंट होगा वहाँ का, और हेड ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सूबाई इंतज़ामिया का जो हेड होगा ना, वो कहता है आप इसको जो भी कहें, जो भी वहाँ पे मालिक है, ठीक है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, मतलब आप उसको जो भी कहें, उसका काम क्या है, उसका मकसद, उसका जो है फ़र्ज़ बनता है कि जब उसको रिक्वेस्ट की जाए कि हमें जो है कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट की जाए कि हमें गाड़ी चाहिए या हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें वो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हैं ना आप, मतलब हमें मूव करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वो उसके प्रोवाइड करे। ठीक है, वो कहते हैं क्यों प्रोवाइड करे, क्योंकि वो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्सेस होते हैं, अदर इलेक्शन मटेरियल होता है, और उसके अलावा ऑफिसर्स होते हैं, बंदे होते हैं भाई, इधर उधर जाना होता है उन्होंने, तो उनके पास गाड़ियाँ तो कम अज़ कम होनी चाहिए ना। तो ये कौन देगा, ये सूबाई हुकूमत देगी, सूबाई हुकूमत का DC देगा, सूबाई हुकूमत देगी, वहाँ का DC देगा, पॉलिटिकल एजेंट देगा, एडमिनिस्ट्रेटर देगा, जो भी होगा वो देगा। ठीक हो गया। आगे है जी, अच्छा जी, आगे वो कहता है कि दूसरी शर्त ये है कि ये जो भी गाड़ी दे वो किससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि ये ना हो कि वो कैंडिडेट की या इलेक्शन एजेंट की गाड़ी उठा के दे दे, वो गाड़ी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो तो फिर अपने मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। कैंडिडेट वो होता है जो इलेक्शन लड़ रहा हो, और इलेक्शन एजेंट जो होता है वो कैंडिडेट खुद भी हो सकता है, इलेक्शन एजेंट उसका जो नुमाइंदा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको वो डेफिनेशन वाले उसमें समझ आ जाएगी लेक्चर में। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि एनी पर्सन ऑथराइज्ड, फिर कहता है वो गाड़ी यूज़ कौन कर सकता है, वो एनी पर्सन ऑथराइज्ड जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी गाड़ी यूज़ कर सकता है, और क्या कर सकते हैं साथ, अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस फोर्स को भी रखा जा सकता है। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि अब ये जो गाड़ी थी वो तो यूज़ हो गई,
अगर मैं ये सारा पढ़ना शुरू कर दूँ बट बहुत वो हो जाएगा, टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लग रहा है। तो इसकी समरी मैं बता रही हूँ आपको कि वो कहता है कि ये जो व्हीकल है इसका फिर भाड़ा कौन देगा, मतलब उसका फेयर शेयर कौन देगा। तो वो कहता है कि जो फेयर होगा ना वो फिर आपकी देगी, डिटरमिन करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बताएगी और इलेक्शन कमीशन उसका फेयर दे देगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जेब से नहीं देगा, बाद में बताते हैं किधर से देगा। तो लेकिन ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितना कहेगी ना उसको पे कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट होगी जिसने गाड़ी शाड़ी दी होगी। अब वो कहते हैं वेयर द ओनर ऑफ द व्हीकल वेसल और द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बीइंग एग्रीव्ड। अब हो सकता है आपने जो पैसे दिए हैं उसे थोड़े लगे हों, तो उसने क्या करना है, उसने 30 दिन के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये शिकायत लगानी है कि भाई शिकायत नहीं सॉरी एप्लीकेशन देनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज़ कि भाई मुझे पैसे थोड़े मिले हैं, मुझे कंपनसेशन दी जाए। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कहता है कि एक आर्बिट्रेटर सेट किया जाएगा, एक वो गैर जानिबदार बंदा सेट किया जाएगा, पार्टी सेट की जाएगी, वो फिर बताएगी कि कितना सा किराया बनता था आपका। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फिर वो फाइनली डिटरमिन करेगी कि कितना देना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो आर्बिट्रेटर होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही वो करेगी, लगाएगी उसको। ठीक है, फिर वो आर्बिट्रेटर बताएगा कि आपको कितने पैसे देने चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगली चीज़ है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शंस। अब जी एक और पावर है उसके पास, नहीं पावर नहीं है, वो कहता है कि किस तरह पावर है उसके पास कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर इलेक्शंस को इंश्योर कराए। अब वो कहता है कि ना सबसे पहले तो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन को पता चलेगा कहीं धांधली हो रही है तो वो क्या करेगा, वो पोलिंग रुकवा देगा। वहाँ पे ना एक पोलिंग स्टेशन हो या ज़्यादा हो, वो वहाँ पे पोलिंग रुकवा सकता है किसी भी स्टेज पे। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि अगर ये जो है इंश्योर कंडक्ट ऑफ जस्टली, अगर उसे लगे कि कहीं पे किसी किस्म की धांधली हो रही है, कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो वो पोल रुकवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे है कि अगर किसी इलेक्शन ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं कि इसने ये ऑर्डर क्यों दिया है। इलेक्शन कमीशन वाले उस चीज़ को देख सकते हैं, ये नहीं कि ऑफिसर जो मर्ज़ी करते जाएं। तो वो रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डर को कि इसने ये ऑर्डर क्यों दिया है। तीसरे नंबर पे ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं, एक्सरसाइज सच पावर एंड मेक सच कंसिक्वेंशियल ऑर्डर्स। अब वो कहता है कि वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने ऑर्डर चेक कर लिया, वो आगे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, अगर पावर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो रूल्स के अगेंस्ट हुई है तो वो हर तरह की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी उनके बस में होती है कि ऑनेस्टली जस्टली फेयरली जो है इलेक्शंस हों, एक्ट के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक। आगे वो कहता है कि कमीशन जो है, पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। पोल वॉइड का क्या मतलब है, कलअदम करार दे देना। वो कहते हैं कि किस तरह पावर्स हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कलअदम करार दे दें इलेक्शन को। तो इसमें हम ये देखेंगे इस पॉइंट में, वो सबसे पहले तो ये कहता है कि अगर ये लग रहा है कि इलीगैलिटीज़ हुई हैं और वायलेशंस हुई हैं, ठीक है, मतलब गैर कानूनी काम हुए हैं और जो है धांधली शांधली हुई है, रूल्स फॉलो नहीं किए गए, एक्ट को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्शन को कलअदम करार दे सकते हैं। ठीक है, पोलिंग स्टेशंस और होल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन को जो है वो कलअदम करार दे सकते हैं। बाई इलेक्शंस में वो ये भी कह सकते हैं कि अगर धांधली शांधली हो गई है तो बाद में आपको शक पड़ा है तो वो फिर दोबारा वोट कास्ट करवा सकते हैं उन लोगों से। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अगर वुमेन टर्नआउट जो है वो कम है। वुमेन टर्नआउट का ये मतलब है कि यहाँ पे इलीगैलिटीज़ में ना, ये देखें, वो कहते हैं कि अगर किस किस सिलसिले में कब कब कलअदम करार दे सकते हैं, जब उसे लगे कि कोई काम गैर कानूनी हुआ है या धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कानून की, या फिर उन्हें लगे कि कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है जो औरतों को रोक रहा है कि वो वोट कास्ट ना करें। अब इलेक्शन, आपको पता है कि एक बात याद कर लें कि इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है अगर टोटल वोट जो हैं उसका 10% औरतों ने नहीं दिया। मतलब अगर कहीं किसी जगह पे 100 वोट डले हैं ना और वहाँ पे 10 वोट औरतों के नहीं हैं, 100 में से 10 कम से कम औरतों के होने चाहिए, और अगर 10 से कम औरतों के हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कलअदम हो जाएगा। इसका ये मतलब इलेक्शन कमीशन खूब तरीके से ले सकता है कि कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है जिसने कहा है कि औरतें वोट नहीं देंगी। ठीक है, अब वो दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है ये इस पॉइंट एक्सप्लेनेशन में ना कि 10% से कम अगर टोटल वोट होंगे तो वो फिर
कालेदम हो जाएगा। अच्छा जी, अगला पॉइंट यही है कि अगर इस तरह के उसको कोई कंप्लेन मिलती है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो उन लोगों के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन ले सकता है कौन? कमीशन। ठीक है। आगे ये है कि औरतों को मना नहीं किया जा सकता वोटिंग से, बल्कि औरतों की एटलीस्ट 10% टोटल वोट्स की जो है ना होनी चाहिए पार्टिसिपेशन। आगे वो कहते हैं कि ना पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। अच्छा जी, ठीक है। वो कहता है कि हाउ एवर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट अंडर द सेक्शन 98 ऑफ द कमीशन में एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन इट बाय सब सेक्शन 1 बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेक्शन आफ्टर द सच पब्लिकेशन। अब वो कहता है कि जब कोई मेंबर जीत जाता है ना, जब कोई कैंडिडेट जीत के मेंबर बनने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर ना कमीशन जो है उसने एक पब्लिश कर दिया कि ये जी रिटर्न कैंडिडेट बन गया है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर ना जिसको कोई मसला है ना वो आके कंप्लेन कर दे। और अगर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर ली, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई ना की, तो वो बंदा जो होगा वो फ़ाइनल बन जाएगा। ठीक है, वो फ़ाइनल हो जाएगा कि यही बंदा इलेक्शन जीत गया। ये जो 60 डेज़ की लिमिट है ना, ये है कि अगर कोई पब्लिकेशन जारी होती है इलेक्शन के कमीशन की तरफ से कि ये बंदा इलेक्शन जीत गया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर फिर कार्रवाई करनी बनती है, उसके बाद वही मेंबर रहेगा। ठीक है। उसके बाद है कि वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड ऑन इट सब सेक्शन 1 द कमीशन शैल बी डीम्ड। हाँ जी, वो कहता है कि जब एक्सरसाइज करनी है पावर, मतलब उसने इलीगैलिटीज़ को देखना है, तो कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, मतलब ख़ुद फैसला करे कि चीज़ें ठीक तरीके से चली हैं या नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इनका अपना है कि मतलब किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन ख़ुद फैसला करेगा। ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड, अब वो कहते हैं कि कोई डिक्लेरेशन हो गई, किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, इलेक्शन कमीशन ने, तो वो जो है जी 30 डेज़ की लिमिट है। फिर 30 दिन के अंदर अंदर जो है उस बंदे को चाहिए कि वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसकी पावर किसके इक्विवेलेंट थी, पहले पढ़ा था, हाई कोर्ट के मुताबिक उसकी इज़्ज़त है। तो हाई कोर्ट से फिर जिसकी अपील जो है वो सज़ा मिलती है जिसको, वो फिर किधर जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सेम इधर होगा कि जो इलेक्शन कमीशन से सज़ा याफ्ता होंगे वो कहाँ जाएंगे? सज़ा याफ्ता, या जिन्हें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पसंद नहीं आया वो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है पावर टू पनिश द फॉर कंटेम्प्ट। अब फिर वही बात आ जाती है कि हाई कोर्ट के मुताबिक इसकी इज़्ज़त है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह हाई कोर्ट को ये हक़ होता है कि वो पनिश कर सके जिसने तौहीन अदालत की है, तो इसी तरह इलेक्शन हाई कोर्ट को किस तरह हक़ है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस था एक 2003, उसके अंडर जो है इनको हक़ है अदालत को, हाई कोर्ट को, कि वो किसी को कह सके कि उसने तौहीन अदालत किया। मतलब किसी को बुलाया अदालत ने, वो नहीं गया, किसी को कोई काम करने को कहा था अदालत ने, उसने वो नहीं किया, तो जी किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया अदालत पे, तो तौहीन अदालत हो गई। ठीक है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि सेम हरकतें जो होंगी वो इलेक्शन कमीशन के साथ होंगी। तो इलेक्शन कमीशन पे भी अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया या उसने उसे बुलाया था वो नहीं आया या कुछ हुआ है, तो फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है। ठीक है। तो उसको जो सज़ा जो है वो दे सकता है कमीशन। ठीक हो गया। आगे है जी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड। अब ये जी बात आ जाती है, वो ऊपर कहा था ना कि भाड़ा इलेक्शन कमीशन देगा, तो इलेक्शन कमीशन भाड़ा कहाँ से देगा? वो देगा जी फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड। ये देख लें, फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 से हमने मतलब निकालना है, और मतलब निकाल के क्या करना है? हमने कहना है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें पैसे दे दो, हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है। तो कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे? फेडरल कंसोलिडेशन फ़ंड से। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएंगे? आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। हमने कौन से जेब से लगाने हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन वालों ने कौन से जेब से लगाना है? फेडरल गवर्नमेंट से लेना है। ओके। आगे सेकंड पॉइंट है कि जो कमिश्नर होता है ना, उसके पास पावर होती है, फुल फाइनेंशियल पावर होती है कि ना वो किसी को पैसे दे, किसी को पैसे ना दे। मतलब ये कि कहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, कहाँ पे कम खर्च करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमिश्नर। ठीक हो गया। आगे जी क्वेश्चन कह रही हूँ, आगे हमारे पास पॉइंट है मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये भी आ जाता है कि मेजर्स लेनी है। अब देखें, पब्लिक अवेयरनेस करानी है हमने, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन पब्लिक के लिए होता है, तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। क्या करना चाहिए? इलेक्शन कंडक्ट करनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो हम करेंगे उनके लिए जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे, जो इलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी किसी भी तरह के लोग इन्वॉल्व हों, चाहे वो कंट्रोलर हो या जो भी आगे हम पढ़ते हैं इनके नाम जो भी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनकी हो या बेशक जजेस हों, क्योंकि जुडिशरी भी कभी कभी इन्वॉल्व होती है ना इनके मैटर्स में। तो जुडिशरी की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इलेक्शन ऑफिशल्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग हमने करानी है ऑफिशल्स की, अवेयरनेस हमने देनी है पब्लिक को, ठीक हो गया। आगे है फिर के एडवाइस करना है पब्लिक अथॉरिटीज़ को, एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, कि खुदा दा वास्ता है लोगों को बताएं कि इलेक्टोरल्स लॉ कौन से हैं और अच्छे तरीके से इलेक्शंस किस तरह हो सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस जो है उसके प्रोग्राम चलाने हैं, मीडिया कैंपेन चलानी है, मीडिया के थ्रू हमने कहना है कि मैक्सिमम वोटर इनरोलमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर जाएँ और वोट दें। उसके अलावा स्पेशली औरतों का कहना है कि औरतों का वो ऊपर बताया ना कि 10% से कम हो गई तो इलेक्शन ही कलअदम हो जाएगा, तो औरतों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि एग्जामिन लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कमीशन चलता है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर उसको खुद चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि अपने लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखे, अगर किसी किस्म का मसला है तो रिकमेंडेशन दे किसको, फेडरल गवर्नमेंट को, कि अमेंड करे हमारा लॉ रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ सके और करप्शन जो है वो उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक हो गया, इस पॉइंट में ये चीज़ें हो गई। आगे है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब जी इतना सब कुछ करके हमने शफाफ इंतखाब कराया है, तो अब हमने क्या करना है, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखना है। तो वो कहता है जी कि कमीशन को चाहिए कि इस तरह का ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जो फटाफट एक्सपीडिशियस होता है, छेती छेती, ठीक है, काउंटिंग करे, टेबुलेशन करे, कंपाइलेशन करे, ट्रांसमिशन करे, डिसमिशन करे और फिर पब्लिक करे, पब्लिकेशन करे ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द ऑफिशियल गज़ेट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। वो कहता है कि मतलब इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो फटाफट क्या करे, काउंटिंग भी कर ले, फिर उससे नतीजा अखज़ कर ले, फिर उसको कंपाइल करे, फिर उसको ट्रांसमिट करे, फिर उसको फैलाए, फिर उसको क्या करे, पब्लिकेशन कर दे उसकी वेबसाइट पे। ठीक हो गया, और ऑफिशियल गैजेट भी उसका बना दे। करना कैसे है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हमारे पास एक, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो फटाफट क्या करेगा, एक स्नैपशॉट लेगा रिज़ल्ट काउंट की और उसको ना भेज देगा, किसको भेजेगा, उसको भेजेगा कमिश्नर को, रिटर्निंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले फटाफट स्नैपशॉट लेगा, किस चीज़ की लेगा, रिज़ल्ट काउंट की, और उसके बाद भेज देगा उसको, किसको, दो लोगों को भेजना है, एक कमीशन को भेजना है और एक भेजना है लोगों नहीं सॉरी एक कमीशन में भेजना है और एक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना है। ठीक हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उसका रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, कंपाइल करेगा द प्रोविजनल रिजल्ट्स बिफोर 2 AM। 2 AM से पहले पहले उसको जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उसको भेजेंगे वो आगे कंपाइल करके भेजेगा कमीशन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब मेल शेल करेगा, उसको ईमेल करेगा या व्हाट्सएप करेगा, जो भी करेगा वो भेजेगा कमीशन को। अगर वो कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये लगता है कि इनकम्प्लीट हैं, टाइम हो गया, ठीक है, तो वो फिर कमीशन को बताएगा, कम्युनिकेट करेगा कमीशन के साथ कि कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से रिज़ल्ट अभी वेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वो फिर कमीशन के साथ जो है वो इस सिलसिले में राब्ते में रहेगा। ठीक है, आगे वो कहते हैं वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, उसने क्या करना है, अभी हमने बात की थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा और कमीशन को भेजा, रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कुछ कंपाइल किया और कमीशन को भेजा 2 बजे तक। अब वो कहते हैं कि कमीशन को भेजना चाहिए उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिज़ल्ट। तो अब उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा जी स्कैंड कॉपीज़ ऑफ द प्रोविजनल रिज़ल्ट कंपाइल्ड। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि स्कैंड कॉपीज़ होंगी कंसोलिडेशन स्टेटमेंट्स ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द काउंट, फाइनल कंसोलिडेशन रिज़ल्ट टुगेदर विद द रिज़ल्ट ऑफ द काउंट, और तीसरे नंबर पे बैलेट पेपर अकाउंट्स होने चाहिए एज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन्हें चीज़ें देंगे, ये लोग आके भेजेंगे, क्या क्या भेजेंगे, स्कैंड कॉपी ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट। प्रोविजनल का मतलब होता है जो भी फाइनल ना हो, मतलब ये कि ऑफिशियली फ़ाइनल ना हो, वैसे फाइनली हो। प्रोविजनल रिजल्ट्स कंपाइल्स, scanned copies of consolidation statements of the results of the count, final consolidation results together with the result of the count and ballot paper accounts। अब इसको ना याद करना पड़ेगा, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा।
ठीक है। ये सब कुछ वो किसको भेजेगा, आगे कमीशन को भेजेगा, और उसे किसने भेजा होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। अब है जी द रिटर्निंग ऑफिसर शैल ऑल्सो बी द कमीशनर। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉनिकली तो भेज दिया, तस्वीरें तो उसने भेज दिया, अब उसको चाहिए कि वो ओरिजिनल कॉपीज़ भी भेजे डॉक्यूमेंट्स की, कोरियर सर्विस के थ्रू, जो अर्जेंट कोरियर सर्विस हो उसके थ्रू जो है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कमीशन को भेज दे। ठीक हो गया। अब कमीशन जो है उसको चाहिए कि उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं ना, तो वो क्या करे कि वो फिर उसको पब्लिश कर दे, और साथ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा ऑफ टर्न आउट, कि मतलब कितने लोगों का टर्न आउट रहा, कितने लोगों ने बाहर आके वोट दिया, और उसमें से औरतें कितनी थी और मर्द कितने थे। डिसएग्रीगेट होता है कि अलग-अलग करके वो ये भी बताए कि कौन से जेंडर कितने वोट दे के गया। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो रिसीव हुए हैं वो, और उसके बाद जो डाटा है टर्न आउट का जेंडर के हिसाब से, वो दोनों चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फिर वो वेबसाइट पे डाल दें एज़ सून एज़ पॉसिबल। आगे है जी एक्शन प्लान। अब देखिए जी, इतना बड़ा काम करना है तो फिर एक्शन प्लान तो आपके पास कोई होना चाहिए ना। तो एक्शन प्लान जो है वो कहते हैं कि कमीशन जो है उसे क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट 4 मंथ्स बिफोर द जनरल इलेक्शंस, 4 महीने पहले जो है ना उसको क्या करना चाहिए, अपना एक कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे गौर किया हो, जिसमें कानूनी और इंतज़ामी जो मामलात हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा गया हो। करेंगे हम क्या क्या, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करेंगे, हल्का बंदियाँ करेंगे। ठीक हो गया। हल्का बंदियाँ करेंगे। उसके बाद रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करेंगे, वो जो होती हैं इंतखाबी फहरिस्तें उनकी रिवीजन करेंगे। उसके बाद इन लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ देखेंगे हमारे पास कितनी है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ सिम्बल्स करेंगे, मतलब किसने बाल्टी लेना, किसने टब लेना, सॉरी टब नहीं, किसने बाल्टी लेनी, किसने साइकिल, किसी ने बैट, जो भी लेना, शेर, जो भी होते हैं। ठीक है। एलोकेशन ऑफ सिंबल्स करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग करेंगे। किस किस की अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग करनी है, डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, 3 तो रिटर्निंग ऑफिसर से रिलेटेड हो गए, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर पोलिंग ऑफिसर्स और अदर इलेक्शन ऑफिशल्स। ठीक हो गया। इन सब की जो अपॉइंटमेंट करनी है और ट्रेनिंग करनी है। फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट हल्का वाइज जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस को देखना है और पोलिंग पर्सोनल्स को देख की लिस्ट तैयार करनी है। ठीक हो गया। हल्का बंदियाँ जो कि ऊपर की है ना, उनके अकॉर्डिंग फिर लिस्टें तैयार करनी है। फिर क्या करना है, डिटर्मिन करना है और प्रिंट करना है कि हमें कितने बैलेट पेपर्स चाहिए, और डिजिग्नेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, और कहाँ पे वो प्रिंट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह होगा, वो इस्टेब्लिश करना है हमने। फिर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है। ये नहीं मुझे समझ आई कि ये किस तरह करनी है, शायद हर दफ़ा कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी होती हो। ओके जी। आगे है अरेंजमेंट फॉर इलेक्शन ऑब्जर्वर। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी देखने हैं जो इलेक्शन को ऊपर से देख सकें कि फेयर, फ्री एंड फेयर हो रहा है या नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड अपेलेट, ये अपेलेट पता नहीं क्या है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल। आपको इस तरह की मतलब ट्रिब्यूनल्स भी तैयार रखने चाहिए कि अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है या कोई इलेक्टोरल रोल्स का कोई मसला आता है तो वो आपके सुनने के लिए आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैयार होने चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी तो फिर जी तैयार ही होनी चाहिए पाकिस्तान में। मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म तैयार करना चाहिए कि मॉनिटरिंग फिर ये है कि हमने रिपोर्ट तैयार कर ली ऊपर वाला एक्शन प्लान, तो हमने इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए ना एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी तैयार कर लेना कि ये कितना का काम कर रहा है, हमारा एक्शन प्लान किस तरह चल रहा है। आगे वो कहते हैं कन्वेंशन शेल क्या होता है पोस्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन हो गया हमारे पास, हमने ऊपर वाला प्लान फॉलो कर लिया। अब वो कहते हैं कि कमीशन को चाहिए कि वो एक पोस्ट इलेक्शन रिव्यू करे कि हमने किस तरह का एक्शन प्लान मतलब हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, कितने का हम पानी में थे। उसके बाद वो कहते हैं कि पोस्ट इलेक्शन रिव्यू जो है वो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में हमारे शाया होना चाहिए, कि मतलब हमने हमारी क्या कंक्लूजन्स निकली, कि हमें क्या खामियां थी, वो हमारी नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में इवन पब्लिश होगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। आगे पॉइंट आ जाती है कंप्लेंट्स का। कंप्लेंट्स की बात की जाए तो जी, एनी पर्सन एग्रीव्ड ऑफ द एनी डिसीजन ऑफ द एक्शन ऑफ द डायरेक्शन। अगर कोई बंदा है उसको किसी किस्म का मसला है, उसने कहा जी कोई फटे फटे हुए हैं, वायलेशंस हुई हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, किसी ने पार्टी ने उल्टी पुल्टी हरकतें की हैं, तो उसे चाहिए कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसके ख़िलाफ़, उस एक्शन के ख़िलाफ़ 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आ जाए इलेक्शन कमीशन में।
और वो कहता है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात हो रही है ना, कि किसी किस्म का भी डिस्प्यूट हो, लेकिन वो कहता है कि अदर देन रिलेटिंग टू द इलेक्शन डिस्प्यूट फॉलिंग अंडर द आर्टिकल 225। अब मुझे नहीं पता कि आर्टिकल 225 क्या है, लेकिन वो कह रहा है कि जो 225 वाले मामला था ना, वो नहीं देखने इलेक्शन कमीशन ने, उसके अलावा अगर कोई फड्डा है तो वो ले आना हमारे पास। ठीक हो गया। आगे कहता है कि कमीशन में रेफर द कंप्लेंट, वो कहता है कमीशन जो है ये कंप्लेंट आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर सकता है कि भाई आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मतलब अप्रोप्रिएट ये नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी को दे देगा, ये है कि वो आगे किसी अथॉरिटी को दे सकता है, थर्ड पार्टी वैसे बन जाएगी वो, तो आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है कि ये कंप्लेंट आप देख लें। ठीक हो गया। वो यही कहता है कि अगर उसको कोई भी कंप्लेंट मिली है, ठीक है, और उसके बाद विदिन 30 डेज़ जो है उसको चाहिए कि वो उस पर कोई एक्शन ले, ठीक है, उस पर फ़ैसला दे। और और वो फिर ये कहता है कि कमीशन का ज़रूरी नहीं कि उसको कोई थर्ड पर्सन आके कंप्लेन करे, ये अपना भी हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग भी, अपने बिहाफ पे भी वो कोई एक्शन ले सकती है। और इसके अलावा क्या है, कमीशन शैल पब्लिश द ऑर्डर पास अंडर द सेक्शन ऑन इट्स वेबसाइट। वो कहता है फिर जो ऑर्डर आएगा, मतलब जो फैसला होगा, वो उसे चाहिए कि फिर वो अपनी उस पर डाल दे, वेबसाइट पे डाल दे। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि फ़ाइनल चीज़ इसमें यह है, कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। शुक्र है जी, आखिरी पॉइंट आ गया हमारे पास। वो ये है कि कमीशन जो है एनुअल रिपोर्ट देता है। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है, सॉरी, एनुअल रिपोर्ट तो वो क्या क्या नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट कैसे देता है कि क्या कहता है, कमीशन जो है वो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन नहीं सॉरी, कमीशन जो है वो क्या करेगा कि 90 डेज़ आफ्टर द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, मतलब हर साल के आखिर हो गया साल, उसके आगे 3 महीने के अंदर अंदर उसको चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो उस साल उसने की है उसकी रिपोर्ट तैयार करें और भेजे फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मतलब सूबाई हुकूमतों को भी भेजे और भेजे फेडरल गवर्नमेंट को भी, वफाकी हुकूमत को भी। अब वो कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं वो क्या करेंगी, 60 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेंगी, एनुअल रिपोर्ट जब उन्हें मिलेगी तो वो 60 दिन के अंदर अंदर उन्हें चाहिए कि वो अपनी अपनी असम्बलीज़ में रख दें, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में रख दें, मतलब मजलिस शूरा में रख दें, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में रख दें। 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट भेजनी है बना के, आगे 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने असम्बली में रखनी है, और इमिजिएटली आफ्टर द एनुअल रिपोर्ट इज़ लेड इन द हाउसेस, तो क्या करना है, वो उस एनुअल रिपोर्ट को वेबसाइट पे भी डाल देना है। एनुअल रिपोर्ट को वेबसाइट पे तब तक नहीं डालना जब तक वो असम्बलीज़ में ना जाए, ठीक है, और 60 दिन के अंदर अंदर उसे असम्बलीज़ में चले जाना चाहिए। 90 दिन के अंदर अंदर बन जाना चाहिए, उससे आगे 60 दिन के अंदर अंदर उसको असम्बलीज़ में चले जाना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही वो असम्बलियों में जाए उसको वेबसाइट पे भी आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को आगे भी लेके चलें, और एक्ट बहुत लंबा है, कोशिश करूँगी मैं कि जहाँ तक हो सकता है इसको करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपलोड करते रहेंगे, और इसके अलावा जो फर्स्ट लेक्चर है उसको भी सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।